दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या फिर उससे पहले होने की संभावना है। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद से राजधानी में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता है। तीन पार्टियों में चुनावी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है और जहां पर आम आदमी पार्टी सभी 70 सीट पर अपने प्रत्याशियों के नामों का पहले ही ऐलान कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस भी कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। लेकिन बीजेपी इस बार चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली में 3 दिन तक आरएसएस के साथ मिलकर मंथन किया। सूत्रों के मुताबिक संभावित उम्मीदवारों की सूची भी फाइनल हो चुकी है और आगे भेज दी जा चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आरएसएस ने हरियाणा, महाराष्ट्र की तर्ज पर रणनीति तैयार की है और हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में आरएसएस के साथ बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल को लेकर मंथन हुआ है और इसी बैठक में तय हुआ कि आरएसएस दिल्ली में लोगों को विकास के मुद्दे पर जागरूक करेगा। आरएसएस के कार्यकर्ता हर बूथ पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों को राष्ट्रीय हित के मुद्दों के प्रति जागरूक करेंगे। आपको बता दें कि आरएसएस ने कुछ इस तरह की रणनीति हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में अपनाई, जिसके बाद बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। अब क्योंकि बीजेपी की सूची लगभग तैयार हो चुकी है और उसके इंतजार अभी हो रहा है कि जारी हो जल्दी से। आरएसएस के साथ 3 दिन का मंथन हुआ है। पीएम मोदी को 70 संभावित उम्मीदवारों की सूची भेजी जा चुकी है। किसी भी वक्त अब जो सूची है वो जारी हो सकती है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की अगर खास बातों का जिक्र करें तो विधानसभा में क्योंकि देखिए कुल 70 सीटें हैं। पहली विधानसभा का गठन हुआ था साल 1993 में। दिल्ली में बहुमत का आंकड़ा जो है, यानी जिस पार्टी के पास में 36 का आंकड़ा होगा वही दिल्ली की सत्ता पर हुकूमत करेगा। कुल वोटर 1,53,57,000 हैं, यानी ये मानकर चलिए कि लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है जो वोटर है दिल्ली का, और वही तय करेगा कि इस पार्टी की किस्मत में इस बार क्या होने जा रहा है। हालांकि लगातार आप देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीत दर्ज की और बीजेपी का जो सत्ता का सूखा है वो काफी लंबे वक्त से है। अब ऐसे में बीजेपी चाहती है कि इस बार ये खत्म हो। अब बीजेपी की अगर ट्री प्लान की बात करते हैं, ट्राई प्लान जो है, यानी जिसमें 3 तरीके के प्लान बनाए गए हैं, वो है आपकी मजबूत सीटों पर फोकस, आम चुनाव के वोटर्स को शिफ्ट ना किया जाए और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच वोट बटे। क्योंकि अगर आप देखिए कांग्रेस का जो बेस वोट बैंक है वही आम आदमी पार्टी का वोट बैंक आज हो चुका है और यही एक बड़ी वजह है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ में अलायंस करने को तैयार भी नहीं हुई दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। और यही वजह भी है कि कांग्रेस भी लगातार हमलावर रहती है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पर। हालांकि मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी माना जा रहा है और ऐसे में पिछले 3 चुनाव के आधार पर बाकायदा एक रणनीति तैयार की गई है कि कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे, क्योंकि आरएसएस की भूमिका इस बार बहुत ही अहम होने जा रही है। लोगों को विकास के मुद्दे पर जागरूक करने का प्लान है। इसके साथ साथ हर बूथ पर पहुंचा जाएगा। 13,033 बूथ पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और बाकायदा डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा, जिसके तहत में आरएसएस की दिल्ली में कई बैठकें भी होने वाली हैं। इसके साथ ही बैठकों में पार्टी या फिर नेता को लेकर बात नहीं होगी, बल्कि मुद्दों की बात होगी, देश के मुद्दों की बात होगी, रणनीति पर बात होगी, देश के लिए क्या किया जा रहा है और देश के लिए क्या प्लान है, राष्ट्रीय जो महत्व है उस पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि आप देखिए दिल्ली की अगर बात करते हैं तो जो नेशनल इश्यूज हैं उस पर बात बनाने की कोशिश होगी। आप देखिए 2015 में बीजेपी को 3 सीटें मिली, 2020 में बीजेपी को 8 सीटें मिली। अब 2025 में कितनी सीटें मिलेंगी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी 67 और 2020 में आम आदमी पार्टी को थोड़ा नुकसान होता है और 62 सीट पर आती है, लेकिन अच्छे खासे एक बड़े मैंडेट के साथ में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती भी है और जीत भी हासिल करती है। जबकि 2020 के चुनाव में आपने देखा था कि किस तरह पूरे दमखम के साथ में बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी और यह पूरी कोशिश की गई कि इस बार सत्ता से बेदखल किया जाए, लेकिन फिर से आम आदमी पार्टी चुनाव में जीतती भी है और सरकार बनाने में कामयाब भी रहती है। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त जुड़ रही हमारे साथ में न्यूज रूम से, सीधे उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अदिति, इस बार का जो प्लान है वो बहुत ही फुल प्रूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 बार की हार के बाद बीजेपी चाहती है कि इस बार आम आदमी पार्टी को मात दी जाए, क्योंकि सत्ता से दूरी का जो सूखा है वो काफी लंबा हो चुका है। बिल्कुल, देखिए, और इसके पीछे की जो वजह है वो ये होने वाली है कि डबल इंजन की सरकार। आप देखेंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी तो बार बार डबल इंजन की बात करेगी। क्यों? क्योंकि जिन राज्यों में भी केंद्र और राज्य में वही सरकार है केंद्र वाली, वहाँ पर किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है वो अपने आप में उसको दर्शाने वाला है कि किस तरीके से काम हो रहा है। अब देखिए दिल्ली की जहाँ तक बात है तो दिल्ली की बात इस तरीके से है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ लगातार खींचतान तेज है।
आम आदमी पार्टी के साथ जाहिर तौर पे लंबे समय से जिस तरीके से आमना सामना चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जो मोमेंटम बना हुआ है हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव के बाद दिल्ली में भी अच्छा प्रदर्शन करके, और जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो जीतने के उस थॉट प्रोसेस से उतरती है, तो उसी के लिए चुनाव में उतरेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि 2 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं, अब तीसरी बार सरकार को कैसे रोका जाए, क्योंकि आप देखिए अगर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं तो जाहिर तौर पर देश की राजनीति में उनका कद बहुत अलग हो जाएगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 3 तरीके से पॉलिटिकली और संगठन के लिहाज से काम कर रही है, उस पर चर्चा करते हैं। पहला, डबल इंजन सरकार में किस तरीके से जो कैपिटल है दिल्ली, जिसमें बहुत तमाम तरीके की चीज़ों पर, जैसे बारिश आ जाती है तो पूरा क्लॉग हो जाता है, पॉल्यूशन को लेकर, ग्रोथ एस्पेक्ट्स को लेकर, हर चीज़ में केंद्र सरकार बार बार ये कहेगी कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो हम दिल्ली को जिस तरीके से नेशनल कैपिटल उसकी बात होती है, बिजनेस कैपिटल महाराष्ट्र की, कि डबल इंजन की सरकार है, अब महाराष्ट्र की सीरत सूरत बदल देंगे। दूसरी बात है कि अपनी विकास की योजनाओं का जिक्र होगा। तीसरी बात है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाएगा कि आम आदमी कहकर आए थे लेकिन आम आदमी जैसा बर्ताव नहीं किया, तो जाहिर तौर पे उनके भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया जाएगा। और फिर महिला वोट बैंक, और आपने दूसरा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज कार्यक्रम में वो शिरकत की थी, उन्होंने एक अवार्ड, राष्ट्रीय बाल अवार्ड था, वहाँ पर उन्होंने बार बार दिल्ली और जो एक पर्टिकुलर कास्ट है सरदारों का जिक्र करें, उनके बलिदान के बारे में जिक्र किया, तो जाहिर तौर पे वो दिल्ली चुनाव के इस तरह देख के नजर आता है। लेकिन जो ब्रह्मास्त्र होने वाला है वो होने वाला है आरएसएस का सपोर्ट, ग्राउंड सपोर्ट। तो बीजेपी डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, एक घर घर जाकर बता रही है कि हम कैसी विकास की योजनाएं लाएंगे। जितने भी झुग्गी झोपड़ी हैं वहाँ पर उन लोगों के साथ, वहाँ पर कार्यकर्ता बीजेपी के पिछले 7 महीने से रह रहे हैं, खा रहे हैं, उनके साथ जीवन बिता रहे हैं। तो ये तो पॉलिटिकल आस्पेक्ट हुए, लेकिन आरएसएस के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो हाल ही में बैठक करी है उसमें ये तय किया है कि वो लगभग 2 लाख बैठकें करेंगी। ठीक वैसे ही जो हरियाणा में हुआ, हरियाणा में पूछा इस तरह का जिक्र हुआ कि न जाने कैसे जमीन बदल गई। महाराष्ट्र में भी इस तरह की जीत की उम्मीद नहीं थी और उसमें आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका थी। आरएसएस जाकर पॉलिटिकल बात नहीं करता, वो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है, और उन सामाजिक मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का क्या टेक है, कितना प्रभाव होगा, अगर भाजपा की सरकार आएगी तो वो सामाजिक मुद्दे कितने आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इन तमाम मुद्दों पर बात करता है। तो जाहिर तौर पर प्रत्याशियों को लेकर, चुनाव रणनीति को लेकर दोनों की बैठक हुई। लेकिन ये बात तय है जो आपने कहा था कि इस बार अरविंद केजरीवाल को सत्ता की कुर्सी से रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। यूँ तो आरएसएस के साथ इससे पहले भी रहा है बीजेपी के पास, लेकिन इस बार ऐसी क्या नई स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि हरियाणा के बाद में, महाराष्ट्र के बाद में बीजेपी का कॉन्फिडेंस फुल ऑन हाई है, तो इस बार कुछ स्ट्रैटेजी में ऐसे बदलाव होने वाले हैं क्या दिल्ली को लेकर, क्योंकि प्रयास तो इससे पहले भी खूब हुए। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो दिल्ली के लिए चुनौती जो दोनों राष्ट्र पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी, वो ये है कि उनके पास चेहरा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने काम करने के स्ट्रेटेजिक तरीके में बदलाव 2014 से ही ला दिया था कि उनके पास कोई भी राज्य हो, कोई भी चुनाव हो, चेहरा नरेंद्र मोदी का है। और ज़्यादातर राज्यों में नरेंद्र मोदी का चेहरा जाहिर तौर पे चला भी और चुनाव जीते भी गए। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये मान के ही चलती है कि चेहरा नरेंद्र मोदी का है। लेकिन एक बहुत लंबे समय से शीला दीक्षित की जो इमेज बनी हुई है, महिला भी थी, 3 बार की मुख्यमंत्री थी, दिल्ली में काम किया, तमाम तरीके की चीज़ें, तो जाहिर तौर पे दिल्ली के लोग चेहरे से रिलेट करते हैं। अब वो चेहरा अरविंद केजरीवाल थे, फिर आतिशी आई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को एक तरह से देखा जाता है। अब कांग्रेस की भी चुनौती यह है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के दावेदार तो 2-3 हैं, लेकिन चेहरा कोई नहीं है जो वोट ले सके। तो अब रणनीति क्या है? रणनीति है, एक, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, लिकर पॉलिसी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरना, शीश महल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को घेरना, उनके आम आदमी की इमेज पर सवालिया निशान लगाना। फिर तीसरी स्ट्रैटेजी, पूजा, अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो आप और हम एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे होंगे, और वो मुद्दा होगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने ये गेम बदल दिया। और वो गेम कैसे बदला? झुग्गी झोपड़ी अभियान चलाकर। आप बात करने में भले ही आसान लगता है, लेकिन पिछले 7 महीने में, मैं उन कार्यकर्ताओं से मिली हूँ, बैठकर समझा, इसलिए कह रही हूँ, पिछले 7 महीने में एक ग्रुप ऑफ कार्यकर्ताओं ने अपने घर में खाना नहीं खाया है,
वो अपने घर में जाकर रात को नहीं सोए हैं। वो मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे झुग्गी टू झुग्गी मार्किंग हुई है। एक झुग्गी नहीं छूटनी चाहिए, ये राष्ट्रीय नेताओं का उनको निर्देश था। इसलिए अगर एक झुग्गी में आज एक कार्यकर्ता है जो उनके साथ खाना खा रहा है, किचन में जाता है, सब्जी भाजी कैसे आती है, उनके साथ उठता है, रहता है, सोता है, उन्हीं के बाथरूम में नहाता है, उन्हीं के साथ जीवन बिताता है, तो उस दिन वो किसी और झुग्गी में जाएगा अगले दिन, और कोई और आदमी उनकी झुग्गी में। झुग्गी जीवन बिता रहे हैं कार्यकर्ता, और उनको ये कहा गया है कि मैनिफेस्टो में हम आपकी तकलीफें देखकर समझकर मैनिफेस्टो में ऐसी चीजें रखेंगे जो आपके जीवन को बेहतर कर सके, ऐसे वायदे करेंगे। अब देखिए, तीनों ही पॉलिटिकल पार्टी का जो मेजर फोकस है, इसलिए मैं कह रही हूँ झुग्गी फैक्टर बहुत कारगर साबित हो सकता है अगर इसको सही तरीके से आगे किया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो कोर वोटर है वो झुग्गी वोटर है। अब कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या प्लान करा है? कांग्रेस के लिए प्लान करा है कि उन्होंने पहले जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की जीत के लिए जब कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित किया तो वक्फ का जिक्र किया था। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस को समझ में आ गया है कि जैसे महाराष्ट्र में एक है तो सेफ है था, वैसे ही यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की राजनीति हो रही है। इसे खुद कांग्रेस ने चिन्हित करके अपनी 8 से 10 सीटें वो चुनी है जो मुस्लिम समुदाय डोमिनेटेड सीट है, कि अगर पोलराइज होगा तो चाहते हैं कि माइक्रो मैनेजमेंट करके वो मुस्लिम समुदाय का वोट एक मुश्त कांग्रेस को मिल जाए। यही चिंता आम आदमी पार्टी की है। तो सबकी अपनी अपनी रणनीति है, अपना अपना ग्राउंड मैनेजमेंट है। लेकिन अगर कोर बात करें तो पहला महिला वोट बैंक, दूसरा है बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, तीसरा है हेल्थ केयर, तो ये वो तमाम, और फिर ये प्रदूषण, और हमने एक चीज और देखी, पिछले कुछ दिनों में पानी का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी रहा, और इस बार जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब आपको प्योरीफायर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम आपको शुद्ध पानी देंगे। क्या ये एंड मौके पर अरविंद केजरीवाल के ऐलान पार्टी के लिए काम करते नजर आएंगे? क्योंकि सरकार तो आप ही की रही, चाहे 15 की बात हो, 20 में आप चुनाव जीते। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश से लोग आए हुए हैं, इससे दिल्ली से कुछ छुपा नहीं है। दिल्ली कोई सेक्लूडेड राज्य नहीं है जिसको कुछ नहीं पता हो। दिल्ली के लोगों ने, जो अब यहाँ के वोटर हो गए हैं, कई बिहारी हैं, उत्तर प्रदेश से आए, अलग अलग राज्यों से आए, वो ये जानते हैं कि जो वादे किए जा रहे हैं वो कितने हद तक कारगर साबित होंगे। और अब का वोटर बहुत समझदार है, वो ये जानता है कि जब तक कोई ठोस नीति नहीं होगी, आप इस पॉल्यूशन से कोई सरकार हमें नहीं बचा पा रही है। कोई ठोस कदम पिछले 3 बार में नहीं लिए। दूसरा, पानी की बात। अब आप देखिए, दिल्ली से ही शुरू हुआ मुफ्त की स्कीम, कर्नाटक तक भी पहुंची, तमिलनाडु तक भी पहुंची, उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में पहुंची, मुफ्त। लेकिन अब बताइए किस सरकार ने उस मुफ्त वाले वादे को पूरा किया? जनता जानती है। अगर कांग्रेस की बात करें तो हिमाचल, कर्नाटक सबसे बड़े एग्जाम्पल है। इसलिए अगर कांग्रेस मुफ्त की बात कर रही है तो जनता को पता है कि कांग्रेस के जेब में पैसे अभी नहीं है, कांग्रेस की सरकारों के पास उनके जो खजाने में पैसा नहीं है। अब बात अरविंद केजरीवाल की। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी कुछ वादे किए जो पूरे हुए, लेकिन अब बात ये कि अगर वो पानी साफ पहुंचा सकते हैं तो उन पे एक बड़ा सवाल उठता है कि अब तक यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई है। तो ये वोटर को कौन कन्विंस कर पाता है? तो पूछा, बॉटम लाइन ये है कि ये पूरा चुनाव 2 चीज़ों के इर्द गिर्द है। पहला, अपने कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पहला अपने वोट बैंक को बचाना, सामने वाले वोट बैंक में सेंधमारी करना, और दूसरा कि आप जो वादे कर रहे हैं, करने वाले हैं मैनिफेस्टो के नाम पर, वो घर घर तक कैसे पहुंचाएंगे, और आपकी इमेज अनुसार जनता या वोटर ये मानेगा कि ये पूरे होंगे या नहीं। जनता ये मानेगी कि ये तो पहले भी दे चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं, तो आपको वोट पड़ जाएगा। इसलिए हर, जिसे बोलते हैं, मोर्चे पर अलग रणनीति होगी। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पे एंटी इनकम्बेंसी झेलेंगे। दूसरा, अब कांग्रेस उनके साथ नहीं लड़ रही तो कांग्रेस अपना वोट बैंक धीरे धीरे खिसकाने की कोशिश करेगी, मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हर एक मोर्चे पर, जिसमें आरएसएस काम भी करेगा, आरएसएस जब ज़मीन पर काम करता है तो पता भी नहीं लगता और ज़मीन बदल जाती है। दूसरा, इस बार शीश महल, इस बार लिकर पॉलिसी जैसे बहुत सारे मुद्दे भी हैं। तो अब खुद अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ
लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठाना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पे दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास है, तो सभी के पास अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने मोर्चे हैं, अपनी अपनी रणनीति है। लेकिन कौन जनता को कन्विंस करने में, अपना वोट बैंक बचाने में कामयाब हो पाता है, दिल्ली उसी की होगी। जाहिर तौर पर यही बात है कि दिल्ली उसी की होगी जो अपनी अपनी जनता को बचाने में कामयाब होगा। लेकिन कई अहम सवाल हैं, क्योंकि इस बार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आरएसएस की रहने वाली है। लेकिन अदिति, एक बात नज़र आती है, क्योंकि आपने भी शुरुआत में इस बात का जिक्र किया था कि चेहरा नहीं है बीजेपी के पास में, क्या इसका कोई नुकसान होगा? क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के नाम पर ही वोट मांगे गए, लेकिन लोगों को क्या दिल्ली के लिए चेहरा चाहिए बीजेपी की ओर से? देखिए, दिल्ली चेहरे के नाम पर बीजेपी के पास या कांग्रेस के पास कोई धाकड़ चेहरा नहीं है, ये बात सच है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस बात से अनअफेक्टेड है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ दिल्ली, किसी भी राज्य में चेहरा चाहती नहीं है। उसका अब जो नई भारतीय जनता पार्टी है वो ये मानती है कि बैठकर विधायक तय करेंगे, यानी कि आलाकमान तय करेंगे, या पूरा एनडीए अगर कहाँ पर अलायंस की सरकार है, जैसे अब महाराष्ट्र में भले ही शिंदे के चेहरे पर चुनाव में उतरे क्योंकि वो मुख्यमंत्री थे, लेकिन आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। बार बार ये बयान आया कि चेहरा तय कौन करेगा, चेहरा घटक दल तय करेंगे एनडीए के, और हुआ भी देखिए आप क्या। अब नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार चेहरा है, ये सबको पता है बाय डिफॉल्ट कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होगा, और अगर सरकार आई एनडीए की तो नीतीश कुमार सीएम होंगे। फिर भी बीजेपी की तरफ से बयान क्या आया है कि एनडीए के घटक दल तय करेंगे, आलाकमान तय करेंगे, नंबर्स पे डिपेंड करेगा। तो ये तो बात हुई अलायंस वाली जगह की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन जनरल एक बात तय कर चुकी है कि चेहरा हमारा एक है, वो है नरेंद्र मोदी। अब इसका नुकसान होता है या नहीं, ये बात की बात है। अब आप देखिए, राजस्थान का जिक्र है। राजस्थान में वसुंधरा राजे एक चेहरा थी। अशोक गहलोत की सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए चेहरा अनाउंस किया जा सकता था, और मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ कवरेज पे गई, तो वहां पर संगठन की तरफ से ये बात कही गई कि अशोक गहलोत की काट वसुंधरा राजे ही कर सकती हैं, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। वहां सबने मिलकर चुनाव लड़ा, सामूहिक चेहरों पे चुनाव लड़ा गया। बार बार ये शब्द आया था सामूहिक। और चुनाव जीतने के बाद एक कार्यकर्ता भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाए गए। नाम थे अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, ऐसे तमाम लंबी फहरिस्त थी। राजेंद्र राठौड़ से लेकर एक लंबी फहरिस्त थी मुख्यमंत्रियों की सीनियर। लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी उस मामले में ये तय कर चुकी है कि चेहरा केवल नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी के चेहरे और उनके कामों पे ही वोट मांगा जाएगा। आरएसएस मदर ऑर्गेनाइजेशन की तरह जमीन पर काम करेगी, और उसके बाद में तय किया जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा जो विधायक दल की बैठक तय करती है। बहुत शुक्रिया दीदी आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए और इस पूरे एनालाइज के लिए।